नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में अब तक आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा आगे बढ़ी और अनाया के पेट पर वार करने वाली थी, जिसे देखकर अनाया ऊपर के लिए डर गई। उसे अब कुछ नहीं सोच रहा था। अपनी सेफ्टी के लिए अभी आकांक्षा अनाया को मारती, उसे पहले ही कोई चीज तेजी से आगे बढ़ी और आकांक्षा को एक ही झटके में 4 फीट दूर फेंक दिया। आकांक्षा पीछे टेबल पर जाकर गिरी। उसके शरीर पर कई सारी चोट भी आ गई, यहाँ तक कि पास जो गार्ड खड़े थे अनाया को पकड़ के बिना किसी झिझक के उन दोनों गार्ड के हाथ एक साथ मुड़ गए और कंधे से टूट गए और उन दोनों गार्ड को भी दूर जाकर फेंक दिया गया। अनाया जैसे ही ऊपर देखती है तो वहां पर दोनों रोबोट खड़े थे। अनाया ने जब गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसी थी तभी उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और उसके शरीर में बदलाव होना शुरू हो गया था। यही वजह थी कि रोबोट रैम ने तुरंत ही सिग्नल दोनों रोबोट को भेज दिया और रोबोट शिजुका और नोबिता जो बाहर गए थे अनाया के ऑर्डर फॉलो करने के लिए, वह एक ही झटके में अनाया की जगह पर पहुंच गए और अंदर का माहौल देखकर उन्होंने बिना कुछ सोच तुरंत ही एक्शन ले लिया। ये करते हुए उन्होंने अपनी ताकत पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। वही दो अनजान लोगों को इस तरह से अंदर आता हुआ देखकर सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में और हड़बड़ी मच गई। वही आकांक्षा जो नीचे गिरी हुई थी, वो दो लोगों को अनाया की सेफ्टी करता हुआ देखकर गुस्से से और बौखला गई। उसने खुद की हालत देखी। टेबल पर गिरने की वजह से कांच टूट गया और उसको जगह जगह पर कांच चुंभ गया था। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसे अब गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोली, ये सभी लोग बॉस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पकड़ लो इन्हें। पता नहीं कहां से आ गए हैं ये चालक लड़की अपने साथ साथियों को भी लेकर आए हैं। इन्हें अच्छा सबक सिखाओ, पकड़ लो इन्हें। ये सुनते ही बाकी के 10 बॉस जो थोड़ी दूर खड़े थे वह आगे आए, क्योंकि उनके हिसाब से आकांक्षा ऑफिस में वर्क करती है और बाकी के लोग दुश्मन थे। उन्होंने और कुछ नहीं सोचा और तुरंत ही हमला कर दिया। अनाया अब तक खड़ी हो चुकी थी और सुजुका की मदद से वहीं पर खड़ी थी। वह नोबिता को देखते हुए थोड़ी धीमी आवाज में बोली, अपनी ताकत को संभालो। ये सुनते ही दोनों रोबोट समझ गए। अनाया नहीं चाहती कि किसी को पता चले वह रोबोट है। नोबिता तुरंत वापस अपनी इंसानी ताकत के साथ लड़ने लगा, लेकिन सामने 10 हाईली ट्रेन गार्ड थे। वह गॉड्स भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। वह हर्षवर्धन के ऊपर के फ्लोर की सिक्योरिटी देखते थे, इसीलिए उनकी ट्रेनिंग भी काफी अच्छी हुई थी। थोड़ी देर में ही नोबिता पीछे हटने लगा तो अनाया ने शिजुका को देखते हुए बोला, तुम उसकी मदद करो। लेकिन सुजुका एक कदम नहीं हिली तो अनाया उसे घूरते हुए बोली, उसकी मदद करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। ये कहते हुए वह गहरी सांस लेती है। उसे सच में अब अंदर से गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। उसे बस हर्षवर्धन के सीने पर सिर टिका कर सोना था और खुद को रिलैक्स करना था। जो कुछ भी ऑफिस में हुआ उस वजह से वह चिंतित थी। उसे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वही दोनों रोबोट को लड़ता हुए देखकर अनाया अभी कुछ सोचती उससे पहले ही आकांक्षा जो जमीन पर गिरी हुई थी वह खड़ी हुई और अनाया की ओर बढ़ते हुए गुस्से में बोली, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी वजह से मेरा चेहरा खराब हो गया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दरअसल थोड़ी देर पहले आकांक्षा ने अपना चेहरा एक टेबल को रिफ्लेक्शन में देखा था, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था और उसमें से खून निकल रहा था। उसे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था और उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसके शरीर पर हल्की सी भी खरगोश आए। यहाँ तक कि खुद को खूबसूरत दिखने के लिए वह 3 बार प्लास्टिक सर्जरी भी करवा चुकी थी। वह अपने आप पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती थी ताकि वह खुद को जवान और खूबसूरत दिखाए, लेकिन एक ही झटके में उसके शरीर से लेकर उसका चेहरा तक बिगड़ गया और उसे इन सब की जिम्मेदार सिर्फ अनाया ही नजर आ रही थी। इसलिए उसने कुछ बिना सोचे समझे अनाया पर झपट्टा मारा। अनाया संभाल नहीं पाई और 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन फिर भी उसे आकांक्षा का हाथ जोर का लगा और वह नीचे पीछे की साइड गिरने लगी। अनाया को अब सच में लग रहा था कि वह जरूर नीचे गिरेगी और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन तभी 2 जोड़ी हाथों ने उसे पकड़ लिया। अनाया जो आंखें बंद करके गिरने का इंतजार कर रही थी, जानी पहचानी खुशबू महसूस करके उसने अपनी आंखें खोल ली तो सामने वही जाना पहचाना शख्स था। यह कोई और नहीं हर्षवर्धन था।
हर्षवर्धन को वहां देखकर उसे एक सुकून सा महसूस हुआ। पहले जो उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, वह बिल्कुल शांत हो चुका था। उसने हर्षवर्धन को देखा। इस वक्त उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। यह नमी चोट की वजह से नहीं थी, ना ही कोई और वजह से थी। उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि उसे अपने बच्चों को खोने का डर था। उसे डर था कहीं अगर वह गिरी तो वह अपना बच्चा ना खो दे। लेकिन हर्षवर्धन की मौजूदगी की वजह से उसे एक सेफ्टी सी महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की तो आंसू का एक कतरा उसके आंख से निकलकर हर्षवर्धन के हाथ पर गिर गया, जिसे महसूस करके हर्षवर्धन के अंदर का शैतान जाग गया। दरअसल जब रोबोट रैम ने दोनों रोबोट को सिग्नल भेजा था, तभी एक सिग्नल हर्षवर्धन के हाथ में बंधी हुई वॉच में भी चला गया था, क्योंकि वह हमेशा ही अनाया की हेल्थ को मोनेटाइज करता था, जिसे देखकर ही हर्षवर्धन तुरंत चिंतित हो गया और अपने काम धंधा छोड़कर बाहर निकल गया। हर्षवर्धन उसी बिल्डिंग में कुछ फ्लोर नीचे मीटिंग में था। उसे पहुंचने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगा, लेकिन वह तुरंत ही अनाया का जीपीएस ट्रैक करके उसके पास पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर उसे गुस्से के साथ साथ किसी को जान से मार देने की इच्छा हो रही थी। तभी उसने देखा कि आकांक्षा अनाया को धक्का दे रही थी। उसकी जान हलक में आ गई। उसने तुरंत ही अनाया को अपनी बाहों में कस लिया। अनाया जो अब तक पूरी तरह से थक चुकी थी, वह हर्षवर्धन की बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है। हर्षवर्धन तुरंत ही अनाया को अपनी बाहों में उठा लेता है। इस तरह से उन दोनों को देखकर आकांक्षा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह आगे आए और अनाया पर उंगली दिखाते हुए बोली, सीईओ अपने इसे गोद में क्यों उठाया है? ये घटिया लड़की आपको सेड्यूस कर रही है। पता नहीं यह ऊपर कैसे आ गई। इसमें तो आपका वीआईपी कार्ड भी चोरी कर लिया। इतना बोलकर वह एक कार्ड हर्षवर्धन को दिखाती है। वही उस कार्ड को आकांक्षा के हाथ में देखकर हर्षवर्धन का ऑरा खतरनाक हो गया। वह आसपास की चीज देख रहा था। उसे अंदाजा हो रहा था कि यहाँ क्या हुआ होगा। तभी उसने देखा कि उसकी बाहों में जो अनाया थी, वह बेहोश हो गई थी। हर्षवर्धन चिंतित हो गया। वह तुरंत सेक्रेटरी रजत को घूरते हुए बोला, यहाँ की सीसीटीवी फुटेज मेरे लिए लेकर आओ और इन सबको केबिन में लेकर आओ और डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। इतना बोलकर वह तुरंत अनाया को लेकर अपने प्राइवेट केबिन में चला गया। वहां से वह अपने प्राइवेट रूम में चला गया, जहां पर उसकी जरूरत की सारी चीज थी। वह जैसे ही अनाया को बिस्तर पर लेटाता है, वह चिंतित आवाज में अनाया का सर सहलाते हुए बोला, अनाया उठो, तुम्हें क्या हुआ है? अनाया को कोई जवाब न देता हुआ देखकर हर्षवर्धन अपनी कमांडिंग आवाज में बोला, रोबोट रैम पता करो, तुम्हारी मास्टर को क्या हुआ है? वह बेहोश क्यों हुई? तो रोबोट रैम रोबोटिक आवाज में बोला, बस मास्टर को कुछ नहीं हुआ है, वह ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। थोड़ी देर पहले वह काफी चिढ़ी हुई थी। मुझे लगता है उन्हें अपने बच्चों की सेफ्टी की चिंता थी और ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वह बेहोश हो गई है। उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस उन्हें थोड़े से आराम की जरूरत है। मास्टर को एक अच्छी नींद लेने दे। ये सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा रिलैक्स होता है। वह अनाया के ओवरकोट को निकालता है, उसके शूज को निकालता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कैमरे का टेम्परेचर सेट करके बाहर चला गया। बाहर निकलते हुए उसकी आंखें काफी ज्यादा खतरनाक थी। वह किसी नर्क के राजा की तरह वहीं पर सोफे पर बैठ गया। सामने वही गार्ड्स घुटनों पर बैठे हुए थे, जिन्होंने अनाया को पकड़ने की कोशिश की। उनके दोनों तरफ दोनों रोबोट खड़े थे। वहां पर सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के बाकी के लोग भी मौजूद थे। यहाँ तक कि चोटों से भरी हुई आकांक्षा भी जमीन पर गिरी हुई थी। पहले वह खुद का इलाज करवाने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन सेक्रेटरी रजत ने बिना किसी झिझक के उसे घसीटकर केबिन में पटक दिया। हर्षवर्धन अपने डरावनी आवाज में बोला, फुटेज दिखाओ। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की फुटेज हर्षवर्धन के सामने चलने लगी। वहां बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही फुटेज को देखते हुए हर्षवर्धन का ऑरा खतरनाक हो रहा था। यहाँ तक कि उसे फुटेज को देखकर तो रजत को भी गुस्सा आ रहा था और वह दिल ही दिन में सोच रहा था, पता नहीं इन लोगों के दिमाग में भूसा भरा है, जो वह मैडम को इस तरह से नीचा दिखा रहे थे। यहाँ तक कि मैडम की इंसल्ट भी कर रहे थे। अब बॉस पक्का इन सबको नर्क के दर्शन करवाएंगे और शायद होने भी वही वाला था, क्योंकि थोड़ी ही देर में कमरे का टेम्परेचर एकदम से गिर गया और हर्षवर्धन का खतरनाक ऑरा पूरे कमरे में दबाव बनाने लगा। वह इस वक्त सच में नर्क का राजा लग रहा था, जो अपने शिकार को खोज रहा हो, और वह गुस्से में अपनी गर्दन पर हाथ फिराते हुए पीछे से बालों को खींच रहा था।
जिसे वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। इस वक्त उसकी आंखें भी खूनी लाल थी और वह वहां पड़े हुए लोगों को घूर रहता। हर्षवर्धन का ऐसा रूप देखकर सभी लोग डर रहे थे। उन्हें पता था हर्षवर्धन किस हद तक क्रूर हो सकता है, इसीलिए वह तुरंत घुटनों पर बैठ गए। उनकी तो माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उनकी ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल की हुई थी और वह जानते थे कि हर्षवर्धन की डिक्शनरी में माफी नाम का लफ्ज नहीं है। गार्ड्स को घूरते हुए हर्षवर्धन खतरनाक आवाज में बोला, किसके कहने पर तुमने अपनी लेडी बॉस पर हाथ उठाया? तुम लगी कि इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई? ये सुनकर गार्ड्स और डर गए। उन्हें पता था कि उनकी बॉस की जिंदगी में एक लेडी बॉस है। उन्होंने दूसरे गार्ड्स की टीम से सुना था जो हर वक्त हर्षवर्धन के साथ रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने देखा नहीं था। एक गार्ड आगे आते हुए सिर झुकाकर बोला, हमें माफ करना सर, हमें सच में नहीं पता था कि वह लेडी बॉस है। हमें तो इस लड़की ने ऑर्डर दिया था। ये सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में एक लात टेबल पर मारते हुए बोला, ये कौन होती है मेरी ऑफिस में ऑर्डर देने वाली? और तुमने एक 2 कौड़ी की लड़की का ऑर्डर मानकर अपनी लेडी बॉस पर हाथ उठाया। ये सुनकर वह गार्ड और डर गए और तुरंत घुटनों पर आते हुए बोले, हमें माफ कर देना बॉस, ये सच में हमारी गलती थी। आप जो सजा देंगे हमको मानने के लिए तैयार है। हर्षवर्धन सबको घूरते हुए बोला, सजा तो तुम लोगों को मिलेगी, लेकिन सबसे पहले उन दोनों की बारी जिन्होंने उसे पर हाथ रखा था। इतना बोलकर हर्षवर्धन अपनी गन निकलता है और 2 गार्ड्स को शूट कर देता है। उसके बाद वह रजत को घूरते हुए बोला, बॉडी को डिस्पोज करो और इन सबको दर्ज चेंबर में भेजो अपनी गलती को सुधारने के लिए। दर्ज चेंबर का नाम सुनकर वह सभी गार्ड्स डर गए, लेकिन उनके मुंह से एक लफ्ज भी निकला। उन्हें पता था इस बार उनकी गलती कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। रजत ने भी थोड़ी ही देर में उस जगह को साफ कर दिया। अब जमीन पर सिर्फ आकांक्षा पड़ी हुई थी और पीछे कुछ चमचियां खड़ी हुई थी। आकांक्षा को डर लगने लगा था। वो तो सदमे में थी क्योंकि हर्षवर्धन ने उनके कार्ड को भी नहीं छोड़ा था। आकांक्षा डरते हुए बोली, बॉस इसमें हमारी गलती नहीं है। सच में वह लड़की जबरदस्ती आपकी केबिन में आई थी। ऊपर से उसका इरादा आपके लिए गलत था, इसलिए हमने उसे रोका था। यहाँ तक कि उसने तो आपका वीआईपी कार्ड भी चोरी किया था। आकांक्षा को अभी भी बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, यहाँ तक कि यह सुनने के बाद भी कि अनाया रावत इंडस्ट्री की लेडी बॉस है। उसे बकवास करने की हिम्मत मिल रही थी। उसे लग रहा था कि हर्षवर्धन ने बस ऐसे ही अनाया को लेडी बॉस कहा था। उसका उसके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। वह अभी भी हार नहीं मान रही थी। उसकी नज़रों में बस वही हर्षवर्धन के काबिल थी। क्या आकांक्षा का पागलपन आज उसे मार देगा? क्या हर्षवर्धन लेगा अपनी बीवी का बदला? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।